सो हाय गाइस वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो गाइस मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में समझाऊंगा। जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा ये मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। सो गाइस प्लीज़ बने रहिए। चलते हैं हम स्लाइड्स पे। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है और हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जब भी आप कुछ अपना सिंथेटिक क्लोथ्स या कपड़ा या स्वेटर निकालते हो तो आपको एक क्रैकल साउंड आता है, मतलब जब आप निकालते हो तो ओके। दूसरा एग्जांपल है ये जो लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग में भी आपको कुछ स्पार्क्स देखने मिलते हैं, राइट। आप ध्यान देना, जब भी आप कार से बाहर निकलते हो तो जब आप गेट खोलते हो और जब गेट बंद करते हो तो गेट खोलने के बाद उतरते हो, उसके बाद गेट बंद करने के टाइम पे जब आप टच करते हो तो आपको एक सडन शॉक महसूस होता है, राइट। तो ये शॉक क्या है। फोर्थ एग्जांपल है, जब भी आप बस में सीट में आप बैठे हो, उसके बाद जब थोड़ा सा स्लाइड करके आप उठते हो सीट पे, तो बस में जो आयरन बार होता है उसको जब आप टच करते हो तो आपको एक शॉक महसूस होता है। तो ये सारा जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का है, मतलब आप इलेक्ट्रिक चार्जेस को फील कर सकते हो रियल वर्ल्ड में इस तरीके से, ओके। सो इसी को हम लोग समझेंगे आगे। तो गाइस 600 बीसी में एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, थेल्स ऑफ मिलेटस, ओके। इन्होंने देखा कि जब एम्बर एम्बर होता है, ये येलो कलर का एक स्टोन होता है। व्हेन एम्बर रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ इट अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ अगर हल्के ऑब्जेक्ट्स के पास अगर इस एम्बर को रब करने के बाद लेकर जाए तो ये अट्रैक्ट करता है, ओके। इस पॉइंट से इन्होंने एक टर्म दिया। जो एम्बर होता है ये ग्रीक वर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन है ये वर्ड कॉइन किया गया उस समय, और उसी से डिराइव हुआ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कितना पुराना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ द चार्जेस वर कॉइंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस किस तरीके से कॉइन हुए, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ द चार्जेस वर कॉइंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रिसर्चर्स को क्या दिमाग में आया होगा कि भैया अच्छा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मतलब फ़र्स्ट टाइम आप सोचो, फर्स्ट टाइम आप जाते हो, आपने फील किया कि हाँ अच्छा कुछ शॉक हो रहा है, कुछ कहीं शॉक लग रहा है, राइट। तो क्या होता है, सो ये है ग्लास रॉड, ओके, ये भी है ग्लास रॉड। अब जो उस टाइम पे साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को वुल के साथ क्या किया, रब किया, और इस ग्लास रॉड को वुल सिल्क के साथ रब किया, ओके। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन दोनों ग्लास रॉड को पास में लेकर आए, ओके। जब इन ग्लास रॉड्स को पास में लेकर आए तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये तो भैया दोनों रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये है प्लास्टिक रॉड, ये भी है प्लास्टिक रॉड। इसको उन्होंने क्या किया, कैट का जो फर होता है ना उससे रब किया। जब कैट के फर से इसको रब किया और इसको भी कैट के फर से रब किया, जब इनको पास में लेकर आए, ओके, जब इनको पास में लेकर आए तो इन्होंने भी क्या प्रॉपर्टी दिखाई, रिपेल किया, ओके। तो इन दो एक्सपेरिमेंट से ये तो समझ में आ गया कि भैया कुछ तो हो रहा है इन दोनों के बीच, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है फेनोमेना जिससे इन दोनों को, जब ग्लास रॉड को एज वेल एज प्लास्टिक रॉड दोनों को जब हम पास लेकर आते हैं तो ये रिपेल कर रहे हैं, राइट। ये रॉड्स रिपेल कर रहे हैं, ओके। तो उनको ये तो समझ में आ गया कि जो भी इस पे चार्जेस होंगे दोज चार्जेस हैज़ टू बी सिमिलर। तो इस पे, इस वाले पे और इस वाले पे, इन दोनों पे सिमिलर चार्जेस होंगे, राइट। इस वाले पे और इस वाले पे भी सिमिलर चार्जेस होंगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लास्टिक रॉड और इनका ग्लास रॉड का सिमिलर चार्जेस होगा, नो। इन दोनों ग्लास रॉड का सिमिलर होगा
और इन दोनों प्लास्टिक रॉड का सिमिलर होगा, राइट। ये तो कंफर्म है क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं दोनों, ओके। फिर इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक रॉड यही प्लास्टिक रॉड को किसके साथ टच करने की कोशिश की, ग्लास रॉड के साथ टच करने की कोशिश की। तो इनका क्या रिएक्शन था, ये अट्रैक्ट कर रहे थे, ये दोनों प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड अट्रैक्ट कर रहे थे। सिमिलरली जब कैट फर को वुल के साथ किया तो ये भी अट्रैक्ट कर रहे थे, ओके, ये भी अट्रैक्ट कर रहे थे, ऑलराइट। तो बाय कन्वेंशन इन्होंने बोला कि अच्छा उसके बाद अट्रैक्ट करने के बाद जब इनको टच किया तो ये क्या हो गए, ये न्यूट्रलाइज हो गए। इसका मतलब कुछ तो ऐसा था ग्लास रॉड में और कुछ तो ऐसा था प्लास्टिक रॉड में, जिनके क्लोज आने की वजह से ये दोनों डिस्चार्ज हो गए। जो पहले चार्ज थे वो अब डिस्चार्ज हो गए। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने नाम दिया, ये चार्जेस जो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं ये डेफिनेटली अपोजिट चार्जेस होंगे, राइट। तो एक को उन्होंने दिया नेगेटिव और एक को दिया पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों मिलके ज़ीरो हो रहे थे, राइट। तो कोई भी दो क्वांटिटी अगर मिल रही है और वो ज़ीरो हो रही है, इसका मतलब उन्होंने ये कन्वेंशन दिया कि अच्छा एक नेगेटिव हो सकता है चार्ज और एक पॉजिटिव हो सकता है। इन्होंने कन्वेंशन दे दिया, वहाँ से थ्योरी बनी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स इन टू टाइप्स, ओके। वन हैज़ टू बी पॉजिटिव चार्ज, द अदर हैज़ टू बी नेगेटिव चार्ज। तो कन्वेंशन इस तरीके से दे कि ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज्ड व्हेन दे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब भी कोई बॉडी किसी बॉडी पे रब होगी, कुछ ऐसा फेनोमेना उनमें दिखाई देगा, कुछ ऐसा फेनोमेना अकर होगा जिससे एक बॉडी लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन और एक बॉडी गेन करेगी। तो कन्वेंशन इस तरीके से दिया कि जो बॉडी लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको समझ में आ गई बात कि इस तरीके से कन्वेंशन दिया गया, ओके। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है समझते हैं। सो यहाँ पे क्या है, एक चेम्बर है जिसके अंदर जो है एक रॉड है, मेटल रॉड बोल सकते हो आप। इसमें यहाँ पे रबर लगा हुआ है। रबर इसलिए लगाया है कि क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है। तो इस नॉब पे, मेटल नॉब पे कोई एक एक्सटर्नल एलिमेंट जो चार्ज्ड है, हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है ये नेगेटिव चार्ज हो। ये चार्ज्ड एलिमेंट जो है इस पर हम टच करेंगे, ओके। तो जैसे ही ये टच करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे बढ़ेंगे, ओके, क्योंकि ये मेटल रॉड है। और नीचे में है गोल्ड लीफ, दो बहुत पतले पतले गोल्ड लीफ है, ओके, जो इस तरीके से बने हुए हैं। लेट मी जस्ट गिव एन आइडिया। गोल्ड लीफ जो है इस तरीके से हैं, वी शेप में रखे हुए हैं। और दिस इज़ मेटल रॉड, ओके, दिस इज़ मेटल रॉड और ये चेम्बर है। तो जैसे ही चार्जेस यहाँ आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चार्जेस। और गोल्ड बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ चार्जेस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर आएंगे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों गोल्ड लीफ पे, ओके। तो ये जो गोल्ड लीफ होगा, इंडिविजुअल गोल्ड लीफ होगा, ये दोनों जो हैं ये सेम चार्जेस वाले, ये सेम चार्जेस होल्ड करेंगे, राइट।
क्योंकि चार्ज यहीं से आया और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जब इन पे चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और इनके डिफ्लेक्शन के मैग्नीट्यूड को मेजर करके ये निकाला जाएगा कि भैया कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था इनिशियली। ओके, सो दिस वाज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। बहुत ही प्रॉपर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं था, बट उस टाइम पे काफ़ी चलन में था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। समझना क्या होता है कंडक्टर। सो दोज सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। और ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, दोज आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी। क्या होता है एडिटिविटी? चार्जेस को आप ऐड कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर n इक्वल चार्जेस। ओके, अगर एक चार्ज, वन चार्ज इज q, देन अदर चार्जेस आर q प्लस q प्लस q एट्सेट्रा। तो n इंटू q, मतलब आप सारे चार्जेस को ऐड कर सकते हो। अगर कहीं पे प्लस 2q है और कहीं पे माइनस 2q है, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर बॉडी में अगर है तो। ओके, सो किसी बॉडी का अगर हमें चार्ज निकालना है, इस बॉडी में क्या चार्ज है। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पे -3q है और इस टाइम पे -4q है और इस टाइम पे +7q है। सो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम हैज़ टू बी, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो, राइट। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ओके, चार्जेस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। इट मीन्स दैट दीज आर स्केलर क्वांटिटी, जस्ट लाइक मास, चार्जेस आर ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, तो अगर एक बॉडी ये है ए और दूसरी बॉडी हमारे पास बी है, ओके, तो अगर बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं यहाँ पे, ओके, तो बी में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ए में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, बट एज अ होल इस सिस्टम का, अगर ए और बी एक सिस्टम माने, तो इस पे नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो होगा, न्यूट्रल। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस कभी बनाए नहीं जा सकते, चार्जेस को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन बॉडी टू अनदर। ओके, थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन? समझना, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, ओके, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होगा, n इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो जब भी किसी बॉडी पे हमें चार्ज निकालना होगा, दैट हैज़ टू बी इन मल्टीपल्स ऑफ दिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज is this smallest unit. So smallest unit of charge is charge on one electron. All right. So अब एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से ये एक बॉडी है
एग्जाम्पल 1, इससे दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ओके, और किस रेट पे हो रहे हैं? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड के स्पीड से बॉडी ए से बॉडी बी में जा रहे हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज, इस बॉडी पे हमें 1 कूलम चार्ज डेवलप करना है, ओके। तो हमें कितना टाइम लगेगा, तो हमें टाइम कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो हमें तो 1 कूलम बनाना ना। तो अगर हमें पता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बॉडी ए से बॉडी बी में, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। और 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आ रहे हैं, तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने बार ये आए, कितने सेकेंड लगेंगे इसको, इतने इलेक्ट्रॉन्स को आने में, राइट। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में, राइट, देखना 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्स होते हैं, ओके। तो 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होते हैं। अब इसको हमें बनाना है 1, ओके, इसको हमें बनाना है 1। तो 1 कूलम बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, राइट। 1 कूलम बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो x विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो कूलम से कूलम गया, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे 1 कूलम चार्ज में। तो मुझे इतने ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना भाई, किस चीज़ के लिए? बॉडी बी को चार्ज करने के लिए। कितना चार्ज? 1 कूलम, समझना। अब 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं, पर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ जाएगा 16 6 97, 6.4 इंटू 10⁻। इतने इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए 1 कूलम बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरे पास तो 1 सेकेंड में 10⁻9 ही आ रहे हैं, तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 10⁻9 आ रहे हैं, तो x टाइम में मुझे कितने चाहिए? इतने चाहिए 6.4 इंटू 10⁻18, ओके। तो x क्या आ जाएगा? डिवाइड करो। सो x विल बी इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 10⁻9। तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स, ओके। सेकेंड्स में आया भाई, 10⁻9 पर सेकेंड आ रहा है 1 सेकेंड में। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, घंटों में कन्वर्ट करो, दिन में कन्वर्ट करो, और ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या करोगे, सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो पहले इससे किससे डिवाइड करोगे? 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। फिर अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो फिर से 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब ये हो गया घंटे में कन्वर्ट, HR। तो अब ये घंटे को अगर दिन में कन्वर्ट करना है तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब ये हो गया दिन, डेज़, इतने डेज़ हो गए। अब इतने डेज़ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये अब आ जाएगा हमारा ईयर। तो अब आप कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है, 6.4 इंटू 10⁻9, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर्स आता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो
बॉडी बी में 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में कितना टाइम लग रहा है? 200 साल लग रहे हैं। कैन यू इमेजिन हाउ बिग इज़ दिस 1 कूलम? कैन यू इमेजिन? 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट है यार। 1 कूलम इज़ वेरी बिग यूनिट, वेरी बिग। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे डे टू डे कैलकुलेशंस में हम माइक्रो कूलम्स में बात करते हैं, और माइक्रो कूलम्स होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। तो जब भी हम नॉर्मल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग डील करते हैं माइक्रो कूलम्स में, दैट इज़ 10⁻⁻⁶ कूलम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज, और हम क्यों पॉइंट चार्ज को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा चार्ज ए है, ओके, और ये मेरा चार्ज बी है, ओके। सो मैं क्या करूँगा, ए और कूलम्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है कि इनके बीच का फोर्स, इनके बीच का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, ओके, इनके बीच का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स इनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पर किस तरीके से डिपेंड करता है वो मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट चार्ज वो होता है जब बॉडी का रेडियस या डाया या साइज, ओके, बॉडी साइज इज़ लेस देन सेपरेशन बिटवीन देम, ओके। मतलब अगर दो बॉडी में कंसिडर कर रहा हूँ, बॉडी ए और बॉडी बी, तो इसका जो साइज़ है, साइज़ बोलो या डाया बोलो या रेडियस बोलो, ओके, पॉइंट चार्ज के लिए सब कुछ सेम है। तो इसका जो साइज़ होगा वो बहुत छोटा छोटा होगा इन दोनों के बीच का आर, इन दोनों के बीच के सेपरेशन पे, ओके। ऐसे केस में सो कूलम्स लॉ का ये लिमिटेशन है, मतलब दिस इज लिमिटेशन। पॉइंट चार्ज होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा कूलम्स लॉ, ओके। तो क्या बोलता है, जो फोर्स है दोनों बॉडी के बीच का, रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। जैसे हमने देखा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो फोर्स होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of distance between these two charges, such that this distance r is greater than size of the charges। ये सीन है। रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किया और एक क्वांटिटी लाई, एक कांस्टेंट लाया k। जब ये कांस्टेंट इक्वेशन में आया, इन दोनों के चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उसकी हमें डेफिनेशन मिली, ओके, या हमें बोलो फॉर्मूला मिला। तो ये लॉ जो है कूलम ने कैसे निकाला, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ टॉर्जन बैलेंस, ओके। अगर आपको टॉर्जन बैलेंस के बारे में और भी चीज़ जानना है और डिटेल में ये पता करना है कि कूलम ने किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया, please let me know in the comment section. I will create a detailed video of this, okay। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। मतलब क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? इसका मतलब दो बॉडी जो बीच का जो मीडियम है वो उसको कितना फ्री छोड़ता है, राइट, परमिट करता है, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम वैक्यूम है या एयर है या वाटर है, राइट। तो अगर मीडियम चेंज होता है तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो भी चेंज होगा, ओके।
इसकी वैल्यू जो आकी गई k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, k की वैल्यू। ओके, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये सिंपल फार्मूले से आप निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो या कूलम स्क्वायर है। सो Q1 Q2 से आ गया कूलम स्क्वायर और आर स्क्वायर से अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, और फोर्स का हो गया न्यूटन, तो K की यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आप इजीली निकाल सकते हो इसकी यूनिट। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। सो समझना, ये जो बॉडीज़ है ए और बी, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, इक्वल चार्जेस इसमें, और इक्वल सेम मेटल है और रेडियस भी। ओके, दिस इज सेम मटेरियल। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज, मैं क्या करता हूँ, एक स्फीयर C और D लेकर आता हूँ, जिसमें रेडियस ऑफ C इज इक्वल टू रेडियस ऑफ B एंड रेडियस ऑफ D इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A है। इसमें भी जो है सेम मटेरियल है। क्या होता है समझना, इनको मैं क्या करता हूँ, इसके पास लेकर जाके एक बार टच कर देता हूँ, इसको भी एक बार टच कर देता हूँ। टच करने के बाद वापस इस पोजीशन पे ले आता हूँ, वापस इसको इस पोजीशन पे ले आता हूँ। उसके बाद थर्ड एक्शन में ये लेता हूँ कि इस वाले स्फीयर को मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ और लेकर आता हूँ मैं इस जगह पे। ओके, तो दिस इज़ केस 1 और मेरा केस 2 हो जाएगा। बॉडी यहाँ है और ये हाफ में r/2 हो गया है इसका। ये बॉडीज़ अब चली गई है, मतलब इनको हटा दो, ये बॉडी चली गई है। ओके, ये बॉडी को मैंने, इस बॉडी को मैंने यहाँ पर लेकर आ गया बीच में। ओके, सो दिस इज़ B एंड दिस इज़ A, सेम ये दोनों A B। अगर केस 1 में मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 था और केस 2 में मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F2 है, तो मुझे आप बताइए F1 डिवाइडेड बाय F2 क्या होगा। प्लीज़ सॉल्व करके बताइए F1 डिवाइडेड बाय F2 क्या होगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। F1 हमारा क्या होगा, लेट अस टॉक अबाउट F1। F1 मेरा ये होगा कि मैं इसको चार्ज दे देता हूँ Q, इन दोनों को चार्ज दे देता हूँ Q। ओके, K Q और इसको दे देता हूँ Q डैश। ओके, तो Q डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, ये मेरा फोर्स होगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो बॉडी को मैंने टच किया है ना, तो उसमें क्या हुआ, जब बॉडी को मैंने, उन दो बॉडीज़ को मैंने टच किया और ये सेम मटेरियल था और सेम रेडियस की बॉडीज़ को टच किया, तो क्या हुआ, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और अब बॉडी ए में चार्ज हो गया Q डैश बाय 2 और बॉडी C में चार्ज हो गया Q डैश बाय 2। क्यों हो गया ये, क्योंकि इक्वल रेडियस था, सेम मटेरियल था। जब आपने अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से टच किया तो ये डेफिनेटली इसका आधा पूरा चार्ज यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली A को जब हमने D से किया, दोनों का रेडियस सेम था, सेम मटेरियल था,
तो इसका भी जो चार्ज है ये हो जाएगा Q/2 और ये हो जाएगा Q'/2, राइट। और इसमें चला जाएगा Q/2 D में, क्योंकि A और D बराबर है, राइट। तो फाइनली क्या हुआ, F1 मेरा ये आया था। लेट अस कैलकुलेट F2। F2 क्या हो जाएगा, K Q/2 इंटू Q'/2, राइट। अभी इन दोनों, इस पर आधा आधा चार्ज उन C और D स्फीयर ने ले लिया, तो इन पे आधा आधा चार्ज बचा डिवाइडेड बाय R²। R मेरा क्या था, R पहले कैपिटल R था और इधर R हो गया R/2, तो ये मेरा हो गया R/2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो F2 मेरा क्या आएगा, K Q'/R² ही आएगा। ये इसका जो 1/4 है और इसका जो 1/4 है ये कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, F1 डिवाइडेड बाय F2 क्या हुआ, दिस इज़ इक्वल टू 1। मतलब F1 और F2 जो फोर्स हैं वो सेम ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि चार्जेस जब आधे आधे हो गए पर डिस्टेंस भी डिक्रीज़ हुआ हाफ। ओके, सो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि चार्जेस, जो फोर्स है किसी दो चार्ज पार्टिकल पे, फोर्स entirely depends on R as well as charge on the body. Okay, so this was just an introduction part from electrostatics chapter. Okay, electric fields and potential, or you can say electric charges and field. Okay, ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चैप्टर के नाम मिलते हैं। ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड एंड प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।